गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के परिणाम। तो हम लोगों ने क्रांति के बारे में पढ़ा, क्रांति के क्या कारण थे और क्रांति राजस्थान में कहाँ कहाँ सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ हुई, और इसके बाद हम लोगों ने राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें राजस्थान के शासकों की क्या भूमिका थी, जनता की क्या भूमिका थी और सामंत वर्ग की क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग इस क्रांति के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कोई भी घटना क्या होती है, घटित होती है तो उसके कुछ कारण होते हैं तो वो घटना घटित हो जाती है और उस घटना के घटित होने के बाद उसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी इसके क्या परिणाम निकले, आज हम इसके परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति का जो पहला परिणाम निकला वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। देखो, 1857 की क्रांति से पहले भारत में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करने आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कंपनी फैक्ट्रीज लगाई थी, कंपनी स्थापित की थी और धीरे धीरे उन्होंने भारत के जो शासन की राजस्थान के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी थी और भारत पर क्या हो गया था, इस कंपनी का शासन हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन क्रांति का जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था कि क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के तहत क्या था कि भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत के जो शासन की जो बागडोर थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। अब क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो पहला परिणाम निकला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। क्योंकि क्रांति इतने जोर शोर से हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में इतनी पावर नहीं थी कि वो इस क्रांति को दबा पाते, अतः उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी, ब्रिटिश सरकार ने सहायता की और इस क्रांति को अंग्रेजों ने जीत लिया। जीतने के पश्चात अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के तहत अब भारत के शासन की जो बागडोर थी वो किसके हाथों में आ गई, ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। ठीक है, तो क्रांति का पहला परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ठीक है, और दूसरा जो परिणाम निकला वो था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इस समय जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी। ठीक है, तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान के जितने भी शासक थे उन्होंने क्रांति के समय राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो अब क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया ने इन शासकों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक घोषणा पत्र पारित किया, एक घोषणा की। और ये घोषणा पत्र क्या था, इस घोषणा के तहत राजस्थान के देशी रियासतों के जो शासक हैं वो व्यापक बने रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के हाथों में शासन की बागडोर आ गई है लेकिन राजस्थान के देशी रियासतों के शासक क्या है, वैसे की वैसे बने रहेंगे अपने अपने राज्यों में, उनके आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। क्योंकि राजस्थान के देशी रियासतों ने लगभग सभी देशी रियासतों ने क्रांति के समय ब्रिटिश शासकों का सहयोग, ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। इसीलिए महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में ये कहा कि रियासतों के शासक व्यापक रूप से बने रहेंगे, उनके आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो परिणाम निकला वो था उत्तराधिकार का प्रावधान। देखो, क्या है कि जब कोई शासक मर जाता था, उसके कोई संतान नहीं होती थी, तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उसके शासन को हड़प लेते थे। ठीक है, तो अब इस क्रांति के पश्चात उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर एक प्रावधान किया गया। ये प्रावधान था कि पुत्र न होने पर, राजा का अगर बेटा नहीं है, ठीक है, पुत्र न होने की स्थिति में
राजा अपने गोद लिया हुआ पुत्र मतलब दत्तक पुत्र को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। पहले क्या होता था, ये जिस राजा के पुत्र नहीं होता तो उसके राज्य को हड़प लेते थे। ठीक है, अब क्या प्रावधान किया गया कि उत्तराधिकार का ये प्रावधान था कि अगर किसी शासक के पुत्र नहीं है तो वो अपने गोद लिए हुए पुत्र को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रांति का तीसरा परिणाम था। अब क्रांति का जो चौथा परिणाम था वो था स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि। देखो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के राजपूत राजाओं ने जो ब्रिटिश सरकार को सहयोग प्रदान किया था, ठीक है, सहयोग प्रदान किया था। अब जो अंग्रेज है या ब्रिटिश सरकार है वो भी क्या है, शासकों को प्रसन्न करना चाहती थी। ठीक है, और शासकों को प्रसन्न करने के लिए 1861 में उन्हें क्या दिया गया, स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई। और ये उपाधि 19 शासकों को दी जाती थी जो मतलब जिनसे अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न होते थे। मतलब जो ब्रिटिश सरकार का ज्यादा से ज्यादा देशी राजा सहयोग करता था, अंग्रेज उस पर प्रसन्न हो जाते थे, और जिस पर प्रसन्न हो जाते थे उसको स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी जाती थी। अतः राजस्थान के शासकों ने स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना शुरू कर दिया ताकि ये हमसे प्रसन्न हो और हमें स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दें। ठीक है, ये भी क्या था, अंग्रेजों की एक चाल थी ताकि शासक क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे तभी हम क्या है यहाँ बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो परिणाम निकला वो था शासकों में द्वेष की भावना। द्वेष मतलब आपस में वैर की भावना। देखो क्या था कि वायसराय जो होता था उसके कार्यालय में देशी शासक जो जाते थे उनके बैठने का एक स्थान निर्धारित होता था। ठीक है, देखो ये कहा गया था कि जो शासक अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेगा वो वायसराय के कार्यालय में वायसराय के उतने ही करीब बैठेगा। ठीक है, मतलब जो ज्यादा सहायता करेगा वायसराय के कार्यालय में, मतलब उसी हिसाब से उसके बैठने का स्थान निर्धारित किया गया था। और जो शासक ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेगा जब वो वायसराय के कार्यालय में उपस्थित होगा उसको उतनी ही तोपों की सलामी दी जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान के जितने भी देशी रियासतों के शासक थे सब में आपस में द्वेष की भावना पैदा हो गई। वायसराय के कार्यालय में मैं आगे बैठूं, वायसराय के कार्यालय में मैं आगे बैठूं, मुझे ज्यादा तोपों की सलामी दी जाए, मुझे ज्यादा से ज्यादा तोपों की सलामी दी जाए। ठीक है, तो इस बात को लेके तोपों की सलामी और वायसराय के कार्यालय में बैठने को लेकर राजस्थान के जितने भी शासक थे उनमें आपस में क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो गई और राजस्थान के जितने भी शासक थे वो आपस में एक दूसरे को द्वेष की भावना से देखने लग गए, आपस में एक दूसरे के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। ठीक है, और क्रांति का जो अगला परिणाम निकला, सामंतों के अधिकारों का हनन। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान के जो देशी रियासतों के जो शासक थे उनके पास खुद की सेना नहीं होती थी, वो अपनी सामंतों की सेना पर निर्भर थे। ठीक है, और जब इन शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तो सामंतों के अधिकारों का क्या हो गया, हनन हो गया। ठीक है, तो सामंतों के जब अधिकारों का हनन हो गया तो अब सामंत लोग चाहते थे कि अंग्रेजों की वजह से हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, तो अब इन सामंतों ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर क्रांतिकारियों को सहयोग दिया ताकि क्रांति अंग्रेज लोग हार जाएं और वो भारत छोड़कर चले जाएं और फिर से सामंतों का जो रुतबा था वो कायम हो जाए। ठीक है, तो जितने भी सामंत थे उन्होंने जहां तक हो सका क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। ठीक है, लेकिन अब क्रांति क्या हो गया था, अंग्रेज लोग जीत गए थे। ठीक है, तो अब इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने सामंतों को दंड देने का निश्चय
कर लिया। अभी तुम लोगों ने क्रांति के वक्त हमारे शत्रुओं का साथ दिया था, अब हम तुम्हें दंडित करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, देशी रियासतों के जो सामंत थे, सामंतों की जागीरें छीन ली, उनकी भोग विलासिता पर अंकुश लगाया, सामंतों से कर वसूलना शुरू कर दिया, सामंतों के जो न्यायालय होते थे वो भी क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष के रूप पर ये कह सकते हैं कि जो क्रांति थी 1857 की क्रांति एक तरह से सैनिक क्रांति थी। ठीक है, और अलग अलग छावनियों में अलग अलग समय ये क्रांति हुई। अगर सभी एक क्रांति की एक रूपरेखा होती और वो क्रांति एक ही समय सब जगह शुरुआत होती उसकी, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता और इस क्रांति का परिणाम भी कुछ और ही होता। ठीक है, तो ये आपकी 1857 की क्रांति थी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।